जय हो साथियों, मैं हूं सूरजपाल सिंह। एसपी क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम संघर्ष सीरीज के अंतर्गत हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में वर्ण, विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन विषयों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। और आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं क्रिया, यानी कि क्रिया शब्द के माध्यम से अपन देखेंगे कि किस प्रकार की उसकी परिभाषा, किस प्रकार के उसके उदाहरण, क्या उसके प्रकार रहते हैं, किस प्रकार से उसको याद करना पड़ता है परीक्षा की दृष्टि से। क्योंकि फिलहाल में आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम विशेष व्याकरण के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट मात्रा में वीडियो बना करके आपको उपलब्ध करवाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्ञान देने का प्रयास किया जाए। तो चलिए बिना समय गवाए अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्रिया। तो क्रिया, जैसे आप जानते हैं, समय बचाने के तौर पर मैंने इसको पहले ही लिख दिया है। मैं लिखूंगा फिर आपको पढ़ाऊंगा, तब तक अपना समय बहुत ही व्यर्थ हो जाएगा। उससे अच्छा है कि फटाफट अपन उसको तेजी से आगे बढ़े। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा के रूप में आपको याद होगा पहले ही इसकी परिभाषा कि जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। आमतौर पर अपन कहते हैं कि कुछ भी काम करना है, अगर कुछ ना कुछ काम हो रहा है तो हर शब्द में वहां पर क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। तो उसकी परिभाषा बहुत ही साधारण शब्दों में, इसे याद रखना है हमें। और उसके बाद जैसे अपन उसका उदाहरण देखते हैं कि पढ़ना, लिखना, सोना, बैठना, खाना, जाना, आना, पीना, है ना, किसी भी प्रकार का कुछ काम हो रहा है और वहां पर हम क्या कहेंगे? उसको क्रिया कहेंगे। जैसे कि अपन कहें कि क्रिया और एक होता है धातु शब्द। किसे कहते हैं? धातु। किसी भी क्रिया का जो शब्द होता है उसका मूल रूप धातु कहलाता है, जिसके और टुकड़े संभव नहीं है। यानी कि अपन कैसे समझेंगे इसको, कैसे याद करें, या फिर कोई क्रिया वाला शब्द दे रखा है उसमें कौन सी धातु प्रयोग में लिखी है तो हम कैसे पहचानेंगे उसको? तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि कभी भी अपन देखते हैं कि कोई भी ऐसी क्रिया शब्द आता है तो कोई भी क्रिया शब्द के आगे हम क्या लगाएंगे? तू शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके माध्यम से अपन उसका उच्चारण करेंगे। किस प्रकार से? कि यहां पर मैंने लिखा है पढ़ना, तो तू शब्द कैसे प्रयोग में लेंगे? कि पढ़ना, पढ़ना यानी कि तू पढ़, पढ़ लिख दिया। तो अब यहां पर जैसे अपन बोलते हैं कि पढ़, है ना, तो पढ़ शब्द क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। इसी प्रकार से लिखना है तो तू लिख, तो लिख क्या हो जाएगा? हमारा धातु शब्द है। इसके और टुकड़े संभव नहीं है। हम इसको वर्णों में तो बिखेर सकते हैं, लेकिन अगर उसका विभाजन कर देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यानी कि यह मूल शब्द है, यह भी मूल शब्द है जिसके और टुकड़े संभव नहीं है, और वे क्या होते हैं? धातु होते हैं। अब जैसे कि यहां पर देखो, तू सो, तू बोल, तो बोल शब्द, सो, तू खा, तू पी, तो ये जो शब्द हैं वे मूल शब्द जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? धातु शब्द कहलाएंगे। और क्रिया शब्द जो बनते हैं वे धातु शब्दों से ही बनते हैं। धातु का मतलब होता है एक प्रकार से अपन क्रिया ही मानते हैं, और उसी प्रकार से इसका जो मूल रूप होता है वह धातु कहलाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्रिया के प्रकारों के बारे में। तो दोस्तों, क्रिया के प्रकारों को अपन पढ़ते हैं तो क्रिया के प्रकारों को विभिन्न आधारों पर विभाजित किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार उसके बताए हैं, लेकिन हमें मुख्य तौर पर याद रखना है कि क्रिया के प्रकार हम इसको तीन महत्वपूर्ण आधारों पर विभाजित करेंगे। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर, और तीसरा है काल के आधार पर। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं अपने कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर आपने बहुत ही पहले सुन रखा होगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बहुत ही बार अपने एग्जाम में इस संबंध में प्रश्न आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। इसके अंतर्गत अपन दो प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करेंगे। एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। उसमें कर्म की उपस्थिति और कर्म की अनुपस्थिति, यह आपने पढ़ रखा होगा पहले, लेकिन अपन संक्षिप्त रूप में उसको उदाहरण के माध्यम से और आम भाषा में कैसे याद करें वो मैं आपको फटाफट इसमें बता देता हूं। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे संरचना के आधार पर, फिर लास्ट होता है हमारा काल के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो दोस्तों, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, उसमें हम दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक होती है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। अब नाम से स्पष्ट है कि अकर्मक क्रिया यानी कि इसमें कर्म का अभाव होता। देखो, कर्म अभाव और कर्म का अभाव है, कर्म इसमें होता ही नहीं है। अब अपन पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कर्म होता है, उसको भी तो हमें पता होना चाहिए। पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है और कर्म का अभाव पाया जाता है तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है, या फिर उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहां पर मैंने देखो यहां पर उदाहरण लिखे हैं कि पहला उदाहरण लिखा है कि राधा सो रही है। ठीक है, अब कैसे पहचानोगे आप कि इसमें अकर्मक है या फिर सकर्मक है या फिर कर्म है या नहीं है? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि यहां पर क्रिया कौन सा शब्द है। यहां पर देखो आपकी राधा सो रही है। अब क्रिया कौन सी है? कि सोना, सोना एक क्या है? क्रिया है। दूसरा वाक्य क्या है? विकास दौड़ रहा है। क्रिया क्या हो रही है? दौड़ना। ठीक है। अब है मोहन खा रहा है, तो क्रिया क्या हो रही है? खाना। तो इस प्रकार जो क्रिया शब्द होते हैं, है ना, तो क्रिया शब्दों के साथ में हमें प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है? कि अपन जैसे कहते हैं कि यहां पर मैं लिख देता हूं, एक होता है
क्या, है ना। जैसे अपन कहते हैं कि कोई भी क्रिया होती है उसके साथ में क्या तथा किसको, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न अपन किसके साथ में करेंगे, क्रिया शब्दों के साथ में। अब जैसे कि कैसे करेंगे, राधा सो रही है, अब सो रही है, क्या सो रही है पता नहीं, क्या सोना होता है, तो उसमें हमें कोई भी उत्तर नहीं मिलता है, यानी कि उसमें कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, हमें प्रश्न किस प्रकार से करना है यो हमें ध्यान रखना है। अब इसमें अपन कह देंगे सीधा कि राधा क्या कर रही है, तो सो रही है, उसका उत्तर आपको मिल गया। लेकिन हमें प्रश्न किससे करना है कि उसके अंदर जो क्रिया हो रही है उससे हमें क्या का प्रश्न करना है, किसको प्रश्न करना है। अब इसमें कहेंगे अपन कि राधा सो रही है, तो सोना एक क्रिया है, तो सोने के साथ में हमें क्या का प्रश्न करना है कि क्या सो रही है, पता नहीं है। विकास दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, कोई उत्तर इसमें मिल रहा नहीं है, तो वहां पर कौन सा होगा, अकर्मक क्रिया होगी। मोहन खा रहा है, अब क्या खा रहा है, इसमें कुछ भी दिया नहीं है, तो अकर्मक क्रिया वहां पर हो जाती है। अब क्या और किसको, देखो किसको भी कह सकते हैं कि मोहन खा रहा है, किसको खा रहा है पता नहीं है, क्या खा रहा है पता नहीं है, यानी कि क्या और किसको प्रश्न करने के बाद में उत्तर नहीं मिलता है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। अब हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया यानी कि इसका जस्ट उल्टा हो जाए कि उसके अंतर्गत अपन क्या और किसको प्रश्न करेंगे तो उसमें हमें कोई ना कोई उत्तर मिल जाता है, तो अगर उत्तर मिल जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, यानी कि कर्म की उपस्थिति हो जाएगी, इसी कारण से उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको लिखवा देता हूं फटाफट। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। जैसे मैंने पिछले समय में बताया था, जब अकर्मक पढ़े थे तो अकर्मक में जो था उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें भी यही करना है कि जो क्रिया है उसके साथ में हमें क्या या फिर किसको प्रश्न करना है, उत्तर मिल जाएगा तो फिर वहां पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। तो सकर्मक क्रिया की आमतौर पर अपन देखें कि इसके अंदर कर्म की उपस्थिति रहती है, सकर्म, कर्म सहित, यानी कि कर्म की उपस्थिति रहती है। परिभाषा के तौर पर अपन देख लेते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता को छोड़ करके किसके ऊपर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है या फिर उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अपन देखेंगे कि राधा पुस्तक पढ़ती है, अब क्रिया कहां पर है, क्रिया है पढ़ना, है ना, पढ़ती है। अब क्रिया के साथ में क्या का प्रश्न करेंगे कि क्या पढ़ती है, तो हमें उत्तर मिल गया, क्या मिला, पुस्तक पढ़ती है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, यानी कि यह क्या है हमारा, ये शब्द क्या है, कर्म है। अब देखेंगे कि मोहन गीत गाता है, गाना क्या है, क्रिया है, तो क्रिया के साथ में क्या का प्रश्न किया, क्या गाता है, तो गीत गाता है, क्या या फिर किसको, दोनों प्रश्न करेंगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा, तो वहां पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। अब देखें वह पत्र लिख रहा है, लिखना क्रिया है, क्रिया के साथ में क्या का प्रश्न कर दिया कि क्या लिख रहा है, तो फिर पत्र लिख रहा है। अब मैं कहता कि वह लिख रहा है, क्या लिख रहा है पता नहीं था, अब पत्र लिख रहा है तो पत्र आ गया, तो वहां पर इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। मोहन राधा को कार चलाना सिखा रहा है, मोहन राधा को कार चलाना सिखा रहा है, इसके अंतर्गत दोस्तों द्विकर्मक क्रिया, कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया, यानी कि इसमें दो कर्म है। अब क्या दो कर्म है, देखो एक तो हो गया कि मोहन किसको सिखा रहा है, राधा को सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है, कार चलाना भी सिखा रहा है और राधा को सिखा रहा है, दो कर्म है, और यहां पर क्रिया तो हो ही रही है कि कार चलाना सिखा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इस प्रकार के द्विकर्मक में भी सकर्मक जैसे कहते हैं अपन, ये हो सकता है। तो इसमें भी कर्म है, इसमें भी कर्म है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि जहां जहां कर्म की उपस्थिति रहती है वहां पर सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे हमारे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। उसके कई रूप होते हैं, कई प्रकार होते हैं, उसको अपन जल्द में शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि समय भी कम है। उदाहरण के माध्यम से अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे, स्पष्ट रूप में उसको जान लेंगे। तो दोस्तों अब आगे अपन बात करेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। जैसे कि कर्म के आधार पर हमने पढ़ लिए, दो प्रकार हैं। अब संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद पढ़ेंगे अपन, मोटे तौर पर मैं इसमें 9 प्रकार की क्रियाओं का वर्णन आपको कराऊंगा, है ना, कि किस प्रकार से कौन कौन सी क्रियाओं के शब्द होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या नाम है। हो सकता है आपने उसको पहले पढ़ा भी नहीं हो, सुना भी नहीं हो, लेकिन हम उन सारी चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये हम अपनी अगली कक्षा में लेंगे और क्रिया के जो 9 भेद हैं उसको हम आगे अगली कक्षा में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण रूप में आपको क्रिया पढ़ा दी जाएगी, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे काल के आधार पर क्रिया। तो चलो अपन आगे पढ़ेंगे क्रिया के भेद संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद 9 होते हैं, उन सारे 9 भेदों को अपन एक एक करके बहुत ही शॉर्ट रूप में वीडियो बना करके अपन आपके सामने लेकर आएंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण के माध्यम से उसको पढ़ें, तभी समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं आगे की कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हो।